सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया है बैंक के लॉकर्स के बारे में, ये बहुत अच्छा जजमेंट है। क्योंकि बैंकर्स जो हैं, ये देखा गया है कि बहुत इस मामले में और कैजुअल एटीट्यूड रखते हैं। आप ये भी नोटिस करेंगे कि कहीं भी किसी भी बैंक के लॉकर्स के एरिया में ये नहीं लिखा हुआ कि भाई अपनी चीज़ों को जाने से पहले चेक कर लें, या कोई चीज़ आपकी रह नहीं गई हो, ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, वहाँ प्ले कार्ड नहीं लगा। हालांकि लोगों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए, डबल चेक करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि एयरक्राफ्ट से जब आप निकलते हैं तो कैबिन क्रू अनाउंस करेगी, देखिए आपकी कोई चीज़ गलती से रह तो नहीं गई। आमतौर पर ये देखा गया है कि आदमी लोग कहीं भी जाते हैं तो जल्दीबाजी में कोई चीज़ साइड में रखी रह जाती है, तो जब अनमाइंडफुली वहाँ से निकल जाते हैं और साइड में रखी हुई चीज़ को चारों तरफ नहीं देख पाते। कभी कभी कोई पैकेट रह सकता है। और आप ये भी देखेंगे कि जब भी आप किसी भी बैंक में जाएं, वहाँ देखेंगे कि लॉकर्स के एरिया में जब भी कोई जाता है तो थोड़ी देर के बाद जब वो आदमी बाहर निकलेगा या ये लेडी बाहर निकलेगी, तो बैंक का गार्ड फटाफट अपनी बंदूक लेके उस एरिया में फटाफट भागता है। ये देखने के लिए कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ये ज़रूर वॉच कीजिएगा, मैंने बहुत बार वॉच किया है ये। तो ये बैंक की तरफ से कई ऐसे एरियाज़ हैं जो कि इतना अच्छा इंस्टीट्यूट होते हुए भी और कई चीज़ों में विलफुली और जो अनविलफुली और ये कुछ ऐसे एक्ट्स करते हैं और जो कि इनकी प्रेसिस के हिसाब से सही लाइन में नहीं आते। और जो आदमी अपने लॉकर्स में उनकी कस्टडी में रखता है, कम से कम इतना तो ज़रूर हो कि ठीक है लॉकर में कोई चीज़ रखी हुई है, वो उनको नहीं पता, लेकिन इतना तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर लॉकर खुलेगा तो हम मिनिमम इतना आपको इंश्योरेंस ज़रूर देंगे। ये कुछ मिनिमम ज़रूर होना चाहिए। और हो सकता है इट शुड बी लिंक्ड विद द सम सॉर्ट ऑफ ए प्रीमियम वन कैन सपोर्ट, लाइक द हाउस का प्रॉपर्टी का होता है। ऐसे कोई लॉकर्स का प्रीमियम का भी सिस्टम होना चाहिए कि कोई आदमी जो है 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये यदि लॉकर का कोई प्रीमियम रखता है और फिर अगर उनके लॉकर को कोई ब्रेक ओपन हो जाए तो इतना उनको कम्पनसेशन देना पड़ेगा ब्रेक ओपन होने पे। एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट ब्रोकन ओपन, उनकी कोई वो जिम्मेवारी नहीं है। भाई एक चाबी आपके पास है, एक उनके पास है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर ब्रोक ओपन होकर चीज़ गायब होती है तो अब वो कहें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर वो फ़ायदा ही क्या है। तो मैंने ज़रूर देखा है कि बैंक वाले बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है अपना फंक्शन ठीक नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ भी मेरे मन में ये भी एक मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वाई शुड द बैंक वर्क फॉर 5 डेज ओनली इन ए वीक और 5.5 डेज। जब आपका जो ट्रांसपोर्ट है, एयरलाइंस है, रेलवेज़ है, हॉस्पिटल्स हैं, जब वो 7 डेज ए वीक वर्क करते हैं तो बैंक्स भी अपना रोस्टर ऐसे शेड्यूल बनाए कि 7 डेज ए वीक कस्टमर्स को अवेलेबल हों। स्पेशली जो एरियाज़ में, जो गांव के एरियाज़ में, बाकी एरियाज़ में हैं जहाँ पे एटीएम्स भी नहीं हैं और जहाँ पे जो है एक ही छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, तो क्यों नहीं बैंक जो है काम करने चाहिए। हर एरिया के अंदर बैंकिंग को भी 7 डेज ए वीक काम करना चाहिए। वैसे भी साल में बहुत बार छुट्टियाँ आती हैं, बैंक हॉलीडेज़ होते हैं और जो है इस टाइप की चीज़ें होती हैं कि और जब भी आप बैंक के अंदर जाएंगे तो तब कहेंगे अब हमारे क्लोजिंग आवर्स हो गए। तो ये इस टाइप की चीज़ें हैं जो कि बैंक ऑफिसर इतना हैफ्टी ये सैलरी ये पर्क लेते हैं और हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी इतने कम होते चले जा रहे हैं और बाकी फैसिलिटीज़ भी कम होती जा रही हैं और अब बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं। तो ये बैंकिंग ऑफिशियल्स ये बैंक में करते क्या है ज़्यादातर आजकल, तो मुझे लगता है कि कुछ इनका ज़्यादा वर्कलोड भी कम हो गया है, उसके बावजूद भी इनकी जो लेथार्जी लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके ऊपर ज़रूर मीटिंग्स होनी चाहिए और जो भी चीज़ें इम्प्रूवमेंट्स हों मतलब कस्टमर फ्रेंडली ज़रूर होना चाहिए। और बैंक्स को 7 डेज ए वीक ज़रूर काम करना चाहिए, अपने रोस्टर बनाओ और बल्कि 2 शिफ्ट में काम करिए, 8 to 2 करें एंड 2 to 8 से 10 करें। कुछ इस ढंग से बनाना चाहिए इनको ताकि इसके वर्किंग आवर्स बढ़ने चाहिए। हालांकि बहुत कम लोग उसमें बैंक्स में जाएंगे, लेकिन आप अगर आपके बैंक में 10 आदमी काम करते हैं तो 4 और 6 कर दीजिए या 5-5 कर दीजिए। तो कुछ एरियाज़ और फिर छोटे छोटे बैंक्स के अंदर सारी चीज़ें इन्होंने डाल दी हैं। अब कोई छोटे बैंक है वहाँ पे अगर बैठने की भी जगह नहीं है तो वहाँ डीमेट वगैरह सारी चीज़ें क्यों डाली हैं। डीमेट का ब्रांच अलग रखिए। एक बैंक के पास जितनी जगह है उसी हिसाब से फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। मैंने देखा है कुछ बैंक्स ऐसे हैं कि जहाँ पर छोटी सी जगह है, बैठने के लिए 10 आदमियों की जगह भी नहीं है और वो लोन्स भी हैंडल कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी हैंडल कर रहे हैं और डीमेट भी हैंडल कर रहे हैं। तो ये इस टाइप की चीज़ों से क्या होगा कि कस्टमर फ्रेंडली नहीं है। एक तो आप वैसे ही 5 डेज भी काम करते हो, लॉकर्स का मैंने आपको बता दिया क्या हाल है, उसका आप रेंट लेते हो और जो है और आपके वर्किंग आवर्स का ये हाल है। तो ये इस टाइप की चीज़ें ऐसी हैं जो कि बैंकर्स को बहुत जल्दी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ टाइम ऐसा आ रहा है जबकि
ये पेटीएम वगैरह जो लोग आ गए हैं, तो बैंकर्स वैसे भी जो है बैंक जो है सेविंग बैंक में 3% 2% इंटरेस्ट देता है और कम हो जाएगा, एफडी में भी कम देता है, तो फिर वो बैंकिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब ये पेटीएम वगैरह जैसी चीज़ें आ गई है तो बैंकर्स को भी अलर्ट हो जाना चाहिए, अभी से अपने सिस्टम को रिकूप कर लें। और ये जो इतने इतने जैसे डीमेट में भी इतनी बड़ी बड़ी ब्रोकरेज लेते रहे हैं, और मेरा भी जैसे डीमेट अकाउंट था आईसीआईसीआई बैंक में, तो वो पर लॉट और पर ऑर्डर के ऊपर डिफरेंस इनका इतना हैवी था कि वो पर लॉट जो है ब्रोकरेज चार्ज करते रहे, तो 1000 2,000 रुपये ब्रोकर हो जाती थी एक ऑर्डर पे, और वो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब इतने कंपटीटर्स आ गए हैं, तो अब वो मेल पे मेल और मैसेज पे मैसेज भेजने के बावजूद भी नाउ इट इज़ टू लेट। अब कस्टमर दूसरी जगह चले गए हैं जहाँ पे जो है, और 20 रुपीज़ पर लॉट ऑर्डर हो गया इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ लॉट। और इसी तरह से अब बहुत सारे ऐसे भी ब्रोकरेज हाउसेज आ गए हैं जो कि जो है, और वो मंथली बेसिस पे भाई आप जितने मर्जी इररेस्पेक्टिव आप कितने ट्रांजेक्शन करिए, आप मंथली चार्जेस दीजिए, उससे बल्कि उनको फ़ायदा है। अगर कई लोगों ने ऐसे अकाउंट खुलवाए हुए हैं जो कि महीने में 1-2 ट्रांजेक्शन भी नहीं करते, तो उनके वो कस्टमर्स बेकार हैं। लेकिन जो ये मंथली जो सब्सक्रिप्शन लेके, और अगर वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख कस्टमर्स बना लेते हैं, तो उनको तो इतने करोड़ों रुपए पर मंथ तो अश्योर्ड हो गए, आएंगे ही आएंगे। तो इट इज़ ए वेरी गुड आइडिया। तो मैंने भी अब ऐसे उसमें जो है ये इंडिया बुल्स में अकाउंट खुलवाया है, जो कि मंथली उसमें बेसिस में लेते हैं, और 500 रुपीज़ पर मंथ में आप जो है 10 20 30 50 जितने भी ट्रांजेक्शन करें तो वो उसमें शामिल हैं। तो ये आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इस टाइप के जो बैंक हो गए, अभी धीरे धीरे करके इनका परफॉर्मेंस भी ख़राब हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक का मैंने ले लिया है, मेरे को कोई इल फीलिंग नहीं है। लेकिन इसी तरह से बाकी एचडीएफसी, सभी बैंक, सभी प्राइवेट बैंक जो हैं, 7 डेज ए वीक इनको काम करना चाहिए, 5 डेज ए वीक काम करते हैं, और उसमें भी इनका हालत बहुत बहुत बुरी है। इनके बैंक में घुस जाओ तो जो जो इनके ऑफिसर्स हैं वो सिर नीचे किए वो ऐसे काम करते रहते हैं जैसे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं लगता कौन से काउंटर पे जाना है। और शो ऐसे करते हैं कि अंदर घुसने के बाद आपको वो गाइड भी करेंगे कौन से काउंटर पे जाना है, आप बैठिए इंतज़ार करिए। बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही बुरी हालत है। मतलब ये डेसू डीडीए एमसीडी से भी ज़्यादा बदतर होते चले जा रहे हैं, और बहुत बुरी हालत है। और इनको ये सब बैंक के अंदर काम करने वाले लोगों का समय ऐसा आ रहा है, ये पेटीएम वगैरह जैसे लोग आ गए हैं ट्रांजेक्शन के, ना चेक की ज़रूरत पड़ेगी, ना पैसे कहीं जमा करने की ज़रूरत पड़ेगी, उनके ऊपर आप जमा करिए, बड़े अच्छी फैसिलिटी है। 1-2% जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर जो लोगों का जो है ये फेथ वैसे ही ख़त्म हो गया है। तो वो चीज़ धीरे धीरे और कम होती चली जाएगी। बाहर की कंट्रीज़ की तरह 0% इंटरेस्ट रेट और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट तक जब आ जाएंगे, तो बैंक वालों के पास जाएगा कौन? इन लोगों को अभी समझ जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी अपने आप को ठीक कर लें। और बैंक लॉकर जैसी चीज़ में भी अगर ये लोग इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही दुख की बात है और बड़ी शर्म की बात है कि ये इस ढंग से बिहेव कर रहे हैं, और अभी भी नई क्षेत्र हैं, और ये बहुत बड़ा सबक लेने की ज़रूरत है इनको। तो मेरी बातों को बुरा नहीं समझना, एक सच्चाई मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी सी कड़वी ज़रूर है, लेकिन ये सब फैक्ट्स हैं, और ज़रूर इसके ऊपर विचार ज़रूर करना चाहिए सब बैंक ऑफिशियल्स को, बैंक के डायरेक्टर्स को, सीईओज को बैठ के विचार करें। इनकी बहुत बुरी हालत है। और जो डीमेट्स की सर्विसेज वगैरह हैं, डीमेट के ऑफिसर्स हैं, उनको ऑप्शंस की नॉलेज नहीं है। मेरा जो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो ऑप्शंस का ऑफिसर था, उसने मुझे सारा मिसगाइड कर दिया। उसको यही नहीं पता था कि एक्सपायरी के दिन जो है, अगर आप यू आर इन द मनी, तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो वैलिड रहता है और आपको उतना अमाउंट मिलता है। वो मुझे यही गाइड करता रहा कि एक्सपायरी के दिन से पहले अगर आपने नहीं बेचा, तो वो जो है आपका जो है सारा लैप्स हो जाएगा। अरे मैंने कहा अगर इन द मनी है तो फिर उसका अदरवाइज फ़ायदा क्या है ऑप्शन लेने का? उसको नहीं पता था। नहीं नहीं नहीं, आपको एक्सपायरी से पहले ही बेचना है, उसके बाद तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर जो आदमी इनके डीमेट में डील कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में डील कर रहे हैं, उनको बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, तो इस टाइप की चीज़ें कैसे चलेंगी? और उस टाइम पे ये वही सिचुएशन थी जबकि वो 20 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से, अगर आपके ये 50 लॉट है तो एक ऑर्डर के 1000 रुपये हो गए। तो इस ढंग से दे हैव चार्ज, और मेरे को उस टाइम नॉलेज नहीं थी, तो मेरे तो नेचुरली कई ऑर्डर्स में हज़ारों से रुपये लग गए, जबकि उसमें 20 रुपये लगने चाहिए थे। और उसका मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजा है कि ऐसे केसेस में जहाँ पे हुआ है, एज ए गुडविल उनको रिफंड के लिए जरूर से देखना चाहिए एज ए गुडविल, अदरवाइज़ कौन उनके पास वापस आएगा? तो ये सब चीज़ें ज़रूर विचार करें। और अगर उनको अपने आप को रखना है ये बिज़नेस में किसी फॉर्म में, तो बहुत सारे मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत है, वरना टाइम ऐसा आ रहा है कि वो अपने ऑफिसर्स के सैलरीज नहीं दे पाएंगे, और ऐसी हालत आ जाएगी लोग वहाँ पैसे नहीं रखेंगे, और इनके बैंकिंग सर्विसेज की जो है
और कॉमन मैन को ख़त्म हो जाएगी। So with all regards, please share your views. Thank you.